आवाज़ आ रही है दोनों को? क्या बोल रहे हैं? या तो विड्थ बराबर या छोटी हुई तो कौन सा फाउंडेशन हो गया? शैलो। या तो डेप्थ हमारी बराबर या बड़ी हुई तो कौन सा फाउंडेशन हो गया हमारा? डीप फाउंडेशन। मगर उसके अलावा भी जो पियर फाउंडेशन होता है, पियर मतलब जो ब्रिज में पियर लगते हैं बड़े बड़े गोले, उसके लिए पियर के फाउंडेशन बनते हैं। पियर फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन, कुएं वाले फाउंडेशन भी कौन से फाउंडेशन कहलाते हैं हमारे? डीप फाउंडेशन कहलाते हैं। द शेलो फाउंडेशन आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। एक स्प्रेड फुटिंग होती है और इसको सिंपल फुटिंग भी बोला जाता है। एक स्टेप फुटिंग होती है, कंबाइंड फुटिंग होती है एंड मैट और राफ्ट फुटिंग होती है। ये सारे किस में आते हैं? हमारे शैलो फाउंडेशन में। आई बात समझ में? बोलते जाओ। बोलो। शैलो, डीप फाउंडेशन, एक पियर फाउंडेशन, एक पाइल फाउंडेशन। रुक जाओ। वेल ये किन फाउंडेशन। को बोलते हैं? सही लिखा? डेप्थ हाँ, या तो छोटी या बराबर विड्थ से तो क्या हो गए? शैलो। और डेप्थ बड़ी या बराबर विड्थ से तो कौन सा फाउंडेशन हो गए? डीप फाउंडेशन। डीप। आई बात समझ में? हाँ। अब शैलो फाउंडेशन की बात करते तो ये कितने टाइप के होते हैं? एक होता है हमारा स्प्रेड या फिर स्प्रेड। सिंपल फाउंडेशन, पहला हो गया। दूसरा क्या है हमारा? स्ट्रेप। ड्राफ्ट। स्ट्रेप स्ट्रेप हाँ। स्ट्रेप फुटिंग या स्ट्रेप फाउंडेशन। ठीक है। ड्राफ्ट। तीसरा क्या हुआ हमारा? कंबाइन कंबाइन फुटिंग। अगला होता है मैट और राफ्ट फाउंडेशन। चटाई सुनी? चटाई? क्या? चटाई हाँ मैडम, सुनिए, चटाई सुनिए। काय के काम में आती है? बिछाने के। हाँ, उसको नीचे अंग्रेजी जब में अपनी बोलते नींव हैं। कूदते तब हाँ उसमें सरिये की बनती है मैट। हाँ, उसको हम इंग्लिश में चटाई को बोलते हैं मैट। मैट मतलब जैसे चटाई बिछती है उस तरह का फाउंडेशन का निर्माण होता है। ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया ये हमारे किसके? शेलो के उदाहरण है। शेलो के टाइप से, अलग अलग टाइप के। स्प्रेड या सिंपल फाउंडेशन, स्ट्रैप, कंबाइन, मैट और राफ्ट फाउंडेशन। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम स्प्रेड फाउंडेशन। स्प्रेड फाउंडेशन जो मैं अभी तक आपको डायग्राम बनाती थी ये वाला बनाती थी, है ना, स्लोप्ड फुटिंग का। ठीक है। इसमें कैसे स्लोप आता है, यहाँ पर हम देखते हैं ऐसा स्लोप आता है फुटिंग में। ठीक है। एक होता है, क्या होता है, नीचे एक बेस बना दिया जाता है और उसके ऊपर कॉलम उठा दिया जाता है। तो उसका प्लान कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। एक होता है हम स्टिप्ड बनाते हैं, मतलब ऐसे चढ़ाव टाइप बनाते हैं। ठीक है। मतलब एक ये नीचे वाला तला, फिर ये ऊपर वाला बनाते हैं, फिर उसके ऊपर क्या बनाते हैं? कॉलम बनाते हैं। तो ये ऐसा दिखेगा प्लान में। ठीक है। ये था हमारा स्लोप फुटिंग। मतलब क्या करते हैं हम, नीचे एक बेस बनाते हैं, फिर उसमें स्लोप देते हैं और फिर हम कॉलम उठाते हैं। आई बात समझ में? और ये है हमारी वॉल वॉल फुटिंग। इसमें क्या होता है, एक बेस होता है और फिर ये ऐसे 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 इसमें चढ़ाव बनते जाते हैं, फिर ये छोटा हो ऐसा जाए। कॉलम उठ जाता है। अब देखो, ये पढ़ रहे हैं हम स्प्रेड फुटिंग, मतलब पहला वाला। ठीक है। इसमें अलग अलग 4 तरीके से हम फाउंडेशन बनाते हैं। तो पहला क्या बनाया हमने, एक नीचे का बेस बनाया और कॉलम उठा दिया, ये है हमारा एलिवेशन। ठीक है। अब इसको प्लान में कैसे बनाओगे? ऐसे कैसे आपने
इसके प्रोजेक्शन गिरा लिए। प्रोजेक्शन गिराना मतलब ये ऐसे डॉट डॉट आप गिराते हो, ऐसे इसके भी गिरा लोगे। ठीक है, जितनी चौड़ाई रहेगी उतना विड्थ बन जाएगा, जितनी लंबाई रहेगी उतना लेंथ बन जाएगा। लंबाई यहाँ पे दिख रही है मगर ये चौड़ा कितना रहेगा ये आपको नहीं पता है। ठीक है, ये विड्थ के अकॉर्डिंग आपको चौड़ा दिखता है ना। ये 3D का ऐसा बनेगा। तो हमने क्या करा, सिंगल फुटिंग बनाया, इसको सिंगल फुटिंग बोलते हैं। फिर हमने क्या बनाया, स्ट्रिप्ड फुटिंग, मतलब ऐसे ऐसे स्ट्रिप्ड इसके पटाव रहते, चढ़ाव रहते, इस टाइप की फुटिंग बनाई। मतलब ये पहले एक होगा, फिर उसके ऊपर ये दूसरा बिछा हुआ होगा, फिर उसके ऊपर कॉलम खड़ा होगा। ये पहला वाला बिछा, ये दूसरा वाला बिछा, फिर उसके ऊपर ये कॉलम खड़ा हुआ। उसके बाद क्या करा हमने, एक विड्थ तक तो इसको स्लोप्ड फुटिंग दिया। ठीक है, नाम हमने एक विड्थ तक तो एक जैसा बनाया, फिर चारों दिशाओं से उसको उठा लिया। मतलब ये इसका बेस बना जिसकी विड्थ कितनी हुई, जिसकी गहराई कितनी हुई, इतनी, तो इतना ये नीचे तक गहरा होगा। ठीक है, समझ में आया। फिर ये जो स्लोप उठे होंगे उसके बाद में उठे, और फिर एज इट इज कॉलम खड़ा होता चला गया। आई बात समझ में। फिर वॉल फुटिंग मैंने बताया था, तो वॉल फुटिंग में हमने नीचे का एक बेस दिया, फिर उसके बाद सारी ये वॉल बनाते हुए हमने कॉलम को कंटिन्यू कर दिया। आया स्प्रेड फुटिंग समझ में। हाँ मैडम। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। A spread footing or simple footing is a type of shallow foundation used to transmit the load of an isolated column or that of wall to the subsoil. स्प्रेड फुटिंग और सिंपल फुटिंग कौन सा फाउंडेशन के अंतर्गत आता है, शैलो फाउंडेशन के अंतर्गत आता है। और इसको कब यूज़ करते हैं, जब हमारा लोड हमको कहाँ ट्रांसफ़र करना होता है, सब सॉइल में, मतलब मिट्टी में। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फाउंडेशन, ये बहुत ही कॉमन टाइप है हमारे फाउंडेशन का। द बेस ऑफ कॉलम, इसमें क्या होता है, हमारे कॉलम का बेस और वॉल एनलार्ज हो जाते हैं और स्प्रेड हो जाते हैं टू प्रोवाइड द सपोर्ट। मतलब कॉलम जैसे आया, बोलते भी नहीं हो कि स्क्रीन आउट हो रही है, कॉलम जैसे आया और फिर वो क्या हो गया, स्प्रेड हो गया, तो उस टाइप से हम इसमें फाउंडेशन का निर्माण दे देते हैं। ठीक है, तीनों चारों टाइप समझ में आ गया, उसके बारे में आप लिख दोगे बनावट के बारे में। अब अगला होता है हमारा स्ट्रैप फुटिंग। हेलो मैम। हाँ, ये आप मतलब जैसे स्ट्रिप्ड फाउंडेशन सब जब हम लिखेंगे एग्जाम में तब इसका डायग्राम भी बना दे तो अच्छा रहेगा। डायग्राम तो बनाना ही है सबके, ये छोटे छोटे जो डायग्राम है ना, ये बड़े एनलार्ज होके बनेंगे, मतलब बड़े होके तो ये बनेंगे। छोटे बना देंगे। तो बड़े बनाओगे तो अच्छा भैया कॉपी भराएगी, सुंदर लगेंगे। अच्छा और छोटे मैडम छोटे एक पन्ने पे एक लिख देंगे हम तो। अरे डायग्राम तो एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, ये चार इनने लगातार बनाए, ये पूरा एक में काउंट होगा। ये एलिवेशन है इसका, ये इसका प्लान है। सिंगल फुटिंग करके यहाँ बना दो, इतना घेर ले, तो चार, एक पन्ना आपका पूरा डायग्राम से भरा जाएगा। फिर स्प्रेड के बारे में लिख दोगे कि ये भैया शेलो फाउंडेशन के अंतर्गत आता है, और शेलो फाउंडेशन के अंतर्गत आता है तो शेलो क्या होते हैं, जिनकी डेप्थ विड्थ से छोटी या बराबर होती है उनको शेलो फाउंडेशन बोलते हैं। फिर लिख दोगे कि पहले वाले में सिंगल फुटिंग है जिसमें एक बेस देते हैं और फिर उस पर से कॉलम उठाते हैं। स्ट्रिप्ड फुटिंग है जिसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे पड़ाव बनाते हैं फिर कॉलम उठाते हैं। फिर स्लोप फुटिंग है जिसमें क्या देते हैं, हम ढलान देते हैं। ठीक है, ढलान दिया। फिर वॉल फुटिंग है, तो वॉल फुटिंग में क्या करते हैं, हम छोटी छोटी सी वॉल उठाते हैं फिर कॉलम को खड़ा करते हैं। तो ये स्प्रेड फुटिंग के बारे में लिखोगे, मतलब चारों अपने डायग्राम का वर्णन कर दिया, तो आपकी स्प्रेड में ही आपका पूरा एक पन्ना भर गया। समझ में आई बात। अब स्ट्रेप फुटिंग की तरफ बात करते हैं। ये एक्चुअल में मेरी बुक में नहीं है, तो हम स्ट्रेप फुटिंग को इससे समझते हैं। देखो ये वॉल फुटिंग फाउंडेशन है, समझ में आया, वॉल वाला जो अभी मैंने बताया। इसमें इन्होंने क्या करा है, ये जो वॉल बनाई है ब्रिक्स की बनाई है, ईंटों की बनाई है, ये इतनी इतनी। ठीक है, कॉलम भी ब्रिक का बनाया और ये भी ब्रिक का बनाया, बस ये नीचे का जो दिख रहा है ये कंक्रीट का दिख रहा है। हेलो आवाज, हाँ आवाज नहीं आ रही क्या?
मैडम मैं कह रहा था कि मैं एक जगह गया था हाँ आगर में, तो एक बिल्डिंग के जो बीम होता है हाँ। उसमें मैंने ईंटें लगी हुई देखी। बिल्डिंग के बीम में ईंटें लगी हुई देखी? हाँ, तो त- वो चीज समझ नहीं है कि इसने कंक्रीट की जगह ईंटें लगा दी। किधर की साइड बना हुआ था वो बीम? मतलब वो जैसे बाहर निकालते हैं ना बिल्डिंग से थोड़ा आगे, छज्जा निकालते वैसे उस टाइप। अच्छा, तो उसके ऊपर कोई सा स्ट्रक्चर बना हुआ था क्या? नहीं मैडम। नहीं बना था। सिर्फ वो खुद का लोड झेलने के लिए बनाया गया था ना, मतलब उसके ऊपर कोई और स्ट्रक्चर नहीं बना था। हाँ तो क्या करते हैं बेटा कि जैसे अगर फर्दर हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर स्ट्रक्चर बनना है, जैसे कोई बीम है उसके ऊपर अगर छत डला रही है, तो वो हाँ उसमें कम से कम इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो एक तो खुद का भार और ऊपर बनने वाली छत का भार ले ले, तो उसको उतना स्ट्रांग हाँ बनाएंगे। और चूंकि आप जो बोल रहे हो कि जो बीम बना है उसके ऊपर या आए बाएं दाएं कोई भी तरह का लोड नहीं आ रहा है, तो मान सकते हैं, हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो हम ब्रिक का बना सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक क्योंकि है। उस पे किसी प्रकार हाँ के फर्दर लोड्स नहीं आने वाले ना लगने वाले, तो अननेसेसरी हम उसमें आरसीसी नहीं डालेंगे। आरसीसी मतलब सरिया सीमेंट और कंक्रीट। ठीक है, और कंक्रीट भी नहीं डालेंगे क्योंकि हमारा सिर्फ उसका उद्देश्य इतना है कि हमको सिर्फ उसको बनाना है, उसके ऊपर किसी प्रकार का लोड नहीं आ रहा है। सिर्फ हमने छज्जा बनाया चूंकि सिर्फ पानी और धूप से बचाने के लिए बनाया जाता है। आई बात समझ में? हाँ मैम। अब देखो, स्ट्रेप फुटिंग हमको बुक में नहीं मिल रहा, ना ही हमारी किताब में मिल रहा है। तो स्ट्रेप फुटिंग को मैं समझाती हूँ। ये मैंने एक कॉलम बनाया, ठीक है, ये इसका फाउंडेशन है, ठीक है। थोड़ी दूरी पे एक और फाउंडेशन आ गया या कॉलम जो भी आ गया है, सिर्फ डायग्राम में ऐसा दिख रहा है। ये इसका ग्राउंड लेवल है, मतलब इसके नीचे से मिट्टी भरी होगी जो भी है। इसके बीच में एक बीम बनाया जाता है, इन दोनों के बीच में, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम स्ट्रैप। आई बात समझ में? जब दो फाउंडेशन हमारे अगल बगल होते हैं जिसमें ज़्यादा दूरी नहीं होती है, उसके बीच में हम एक बीम बनाया जाता है। ये बीम बनाने का उद्देश्य ये होता है कि इससे क्या दोनों फाउंडेशन यूनिफॉर्मली तरह से एक्ट करते हैं। यूनिफॉर्म मतलब दोनों एक बॉडी की तरह अपने आप को दर्शाएंगे। समझ में आ रही है? मतलब फाउंडेशन है अलग अलग मगर दोनों को ज्वाइन कर दिया हमने स्ट्रैप बीम से, ठीक है, तो ये हो जाता हमारा स्ट्रैप फाउंडेशन। आई बात समझ में? हाँ हाँ मैम। मैडम। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट? स्प्रेड में कोई डाउट? स्प्रेड में हाँ चार मैडम। प्रकार के डायग्राम थे, इसमें एक प्रकार का है, इसको समझा दोगे? अब बात थी हमारी कंबाइन फुटिंग की। को कल ही मैंने बताया था कंबाइन फुटिंग क्या होती है। इन्होंने स्ट्रैप और कंबाइन को साथ में समझाया। कितने लोग हैं क्लास में? संजय है? देखो,
ये है हमारी कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग क्या होती है समझना। A column, the common footing is provided for two or more column is known as combined footing। दो या दो से अधिक कॉलम के लिए जब हम फुटिंग देते हैं तो उसको हम कंबाइंड फुटिंग बता देते हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगल भी हो सकती है, ट्रेपेजोइडल भी हो सकती है। ठीक है, अब सुनो ऐसा क्यों करा, इसका मैं पर्पस बताती हूँ कि कंबाइंड फुटिंग हम क्यों कब देते हैं और क्यों देते हैं। तो देखो ये था मेरा एक कॉलम और ये था मेरा दूसरा कॉलम, ये ए हो गया ये बी हो गया, मगर इनके बीच में ज़्यादा क्या है, डिस्टेंस नहीं है, नहीं है। ठीक है, अब इसका फाउंडेशन अगर मैं बनाने चली, अगर मैंने स्प्रेड वाला बनाया, ठीक है, ये कॉलम खड़ा हो गया, ये एक कॉलम खड़ा हो गया, अब इसका ये मैं स्प्रेड वाला फाउंडेशन बनाने चली तो क्या हो गया, ये तो इतना बड़ा बना। अब इसका मैं स्प्रेड बनाऊंगी तो क्या हो जाएगा, जगह ही नहीं मिलेगी मुझे, कैसे बनाऊंगी, समझ रहे हो, ये ओवरलैप हो रहा है, समझ में आ रही है बात। हाँ क्या हुआ, आ रही है एक मैडम। कॉलम यहाँ खड़ा है, ये एक कॉलम यहाँ खड़ा है, इसके बीच में डिस्टेंस नहीं है, मगर मैं कौन सी स्प्रेड फुटिंग बना रही हूँ, स्प्रेड फुटिंग में मैंने स्लोप वाला लिया। ठीक है, स्लोप वाला लिया, स्लोप फुटिंग ली, मतलब ढलान वाली। जब मैं स्प्रेड फुटिंग दो कॉलम के बीच में बनाने गई तो ये स्लोपिंग करते हुए दोनों क्या हो गए, ओवरलैप होने लगे, मतलब जगह कम है ना, तो कैसे मैं बनाऊंगी इसको, तो इसको मैं नहीं बनाऊंगी। ऐसी चीज़, ऐसी जगह जहाँ पे दो कॉलम के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस अगर नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगी, इन दोनों का जो फाउंडेशन बना दूंगी वो कंबाइन बना दूंगी। आई बात समझ में, आई समझ में बात, मतलब ये एक मैंने रेक्टेंगुलर दे दिया नीचे बेस, उसके ऊपर मैंने कॉलम खड़े कर दिए, ये ए कॉलम हो गया और ये बी कॉलम हो गया, और ये क्या हो गया हमारी कंबाइन फुटिंग। आई इतनी बात समझ में, अब पढ़ हाँ लेते हैं मैडम। इसको। देखो पहला पॉइंट, द फुटिंग इज प्रोवाइडेड अंडर द फॉलोइंग सरकमस्टेंट, क्या बोलते हैं, सरकमटेंसेस। सरकमटेंसेस, सही है। हम किन परिस्थिति में हमारे कंबाइंड फुटिंग को प्रोवाइड करेंगे, व्हेन कॉलम आर वेरी नियर टू ईच अदर। मैंने अभी समझाया कि जब दो कॉलम बहुत पास पास होंगे एंड देयर इंडिविजुअल फुटिंग स्टेप्स आर ओवरलैप, इनके जो खुद के अलग अलग जो इंडिविजुअल अपने अपने जो इनके फुटिंग स्टेप्स बनाएंगे वो क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। आई बात समझ में, पहला पॉइंट, दो कॉलम है वो जो बहुत पास पास में, इनके बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, और इनकी जो अगर स्प्रेडिंग फुटिंग हम बनाएंगे तो वो क्या होगी, ओवरलैप हो गई। तो वैसी परिस्थितियों में हम क्या करेंगे, हमारी कंबाइंड फुटिंग को बनाएंगे। आई बात समझ में। दूसरा पॉइंट, व्हेन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज लेस, जब हमारी मिट्टी की जो सहने की क्षमता है वो कम होगी, रिक्वायर्ड मोर एरिया अंडर द इंडिविजुअल फुटिंग, मतलब अगर मैं इसके नीचे की फुटिंग बनाती हूँ तो इन दोनों को अगर अलग अलग करती हूँ, समझना, अगर इसकी फुटिंग बनाऊंगी तो इतनी सी बनेगी, इसकी फुटिंग बनाऊंगी तो इतनी सी बनेगी, मगर ये एक्स्ट्रा फुटिंग बना रही हूँ मैं, है ना, रेक्टेंगुलर का बता रही हूँ मैं। तो क्या बोल रहे हैं, अगर हमारी नीचे वाली जो मिट्टी है इसके नीचे वो क्या है, कमज़ोर है, या फिर इसकी बियरिंग कैपेसिटी कम है, तो मैं क्या करूँगी, दोनों का एक कंबाइन एरिया दे दूँगी और बड़ा एरिया दे दूँगी, जिससे क्या होगा, नीचे वाली मिट्टी पे ज़्यादा लोड नहीं आएगा और ये लोड विभाजित हो जाएगा या बट जाएगा। आई बात समझ में। हाँ मैम। आ रही मैडम। ठीक है, जब बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या होगी हमारी, लेस होगी, उन परिस्थितियों में भी मैं उस सर्कमस्टांसेस में भी मैं क्या करूँगी, अपनी कंबाइन फुटिंग दे दूँगी।
When the end column is located at or near property line and its footing cannot be extend on the side of the property line. क्या होता है कि कितनी बार हमारे जो कॉलम के साइजेस रहते हैं उसमें भी डिफरेंस आता है. सपोज ये हमारा जो ए कॉलम है ये बड़ा बना, ठीक है, एरिया बड़ा बना. हाय, प्रॉपर्टी लाइन मतलब मैं बता रही थी अगर आपको कि ए कॉलम का साइज़ क्या है अगर बड़ा है और बी कॉलम का साइज़ क्या है छोटा है, तो अगर मैं स्प्रेड फुटिंग बनाने जाऊंगी तो ये वाला जो प्रॉपर्टी लाइन है मतलब इसका जो हमारा बेस बनेगा और इसका जो बेस बनेगा वो छोटा बड़ा बनेगा. मतलब हम अगर देखा जाए तो डिफरेंस ही कितना बच रहा है, सिर्फ इतना सा बच रहा है दोनों में. तो क्यों ना हम इनके बीच की जगह को भी एक साथ हम भराव में फील कर दे या इनकी कंबाइंड फुटिंग बना दे, जिससे क्या होगा इनकी प्रॉपर्टी लाइन एक्सीड नहीं होगी और ये एक साथ में एक जैसी या यूनिफॉर्मली एक्ट करेगी, चूँकि सही रहेगी. ठीक है. द एम ऑफ प्रोवाइडिंग कंबाइंड फुटिंग इज टू गेट यूनिफॉर्म प्रेशर. हमारा उद्देश्य कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड करने का सिर्फ इसीलिए होता है कि इसका जो प्रेशर है वो यूनिफॉर्म लगे, एक सार लगे और एक जान लगे. ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड करते हैं. डिस्ट्रीब्यूट अंडर द फुटिंग टू अचीव ऑब्जेक्ट. हम हमारे उद्देश्य को पाने के लिए द फुटिंग एरिया शुड बी कोइंसाइड विद द एग्जांपल ऑफ द कंबाइंड लोड ऑफ 2. क्या करते हैं हम हमारे उद्देश्य को पाने के लिए दो फुटिंग के एरिया को कोइंसाइड कर लेते हैं या फिर मिला लेते हैं या कंबाइन कर लेते हैं अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए. ठीक है. If outer column nearby property line carries a heavier load, provision of trapezoidal footing become essential to bring the CG of the footing line with the CG of two column loads. In the other case, a rectangular footing may be preferred. Following additional point should be noted in the case of the combined footing. क्या बोल रहे हैं कि जब हमारे दो कॉलम का साइज अलग अलग है, ठीक है, ये हमारा ए कॉलम हुआ, ये हमारा बी कॉलम हुआ. ठीक है. अब इसका जो नीचे का बेस बनेगा हमारा फुटिंग का वो बड़ा बनेगा और इसका जो बेस बनेगा वो छोटा बनेगा. तो अगर हमको फिर भी हमको एरिया बचाना है, एरिया अगर हम बचाएंगे तो क्या करेंगे हम इसको ट्रेपेजोइडल फुटिंग बना देंगे. आई बात समझ में? किस तरह का फुटिंग हो गया? ये हमारा ट्रेपेजोइडल नेचर का फुटिंग हो गया. ये दिख रहा है ट्रेपेजोइडल बना हुआ है. ठीक है. और अगर हमारे ए और बी बराबर के साइज के कॉलम है, ये है बी है, तो हम कैसा करेंगे इसको रेक्टेंगुलर कंबाइन फुटिंग देंगे. इसको क्या बोलेंगे? ट्रेपेजोइडल कंबाइन फुटिंग. ठीक है. ये हमारा हो गया रेक्टेंगुलर कंबाइन फुटिंग. ठीक है. आई बात समझ में? अब बोल रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंट को हमको कंबाइन फुटिंग बनाते समय दिमाग में रखना है. द कंबाइन फुटिंग इज ट्रीटेड एज एन इन्वर्टेड फ्लोर. कंबाइन फुटिंग जो होती है हमारी, जो कंबाइन फाउंडेशन हम बनाते हैं वो कैसा, एक इन्वर्टेड फ्लोर जैसा एक्ट करता है. मतलब ये दो कॉलम खड़े हैं, इसके नीचे एक ही फ्लोर है, एक ही बेस है. ठीक है. आ रही है बात समझ में? कॉलम एंड लोकेटेड फॉर द बिलो एंड यूनिफॉर्म अर्थ रिएक्शन. क्या होता है कि हमको ये बात का ध्यान रखना है कि इसके नीचे से जो रिएक्शन होगा, मतलब बी कॉलम के नीचे की मिट्टी को भी एक ही रिएक्शन जैसा देखना चाहिए और ए कॉलम की मिट्टी भी एक जैसी रिएक्शन करनी चाहिए, तभी ये जो इसका बेस है एक सार या यूनिफॉर्मली एक्ट करेगा. उदाहरण के लिए जो ए के नीचे की मिट्टी है उसको भी हमको अच्छे से परीक्षण करना है और बी के नीचे की जो मिट्टी है उसको भी हमको अच्छे से परीक्षण करना है. मतलब दोनों की बियरिंग कैपेसिटी भी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए और दोनों के नीचे की जो मिट्टी है उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होनी चाहिए. मतलब ऐसा नहीं हो कि कहीं हम ए और बी की कंबाइंड फुटिंग बना दें तो हम क्या करें, ए की मिट्टी को कंसिडर करके बना लें. तो इस हिसाब में क्या होगा कि जो हम फ्लोर बनाएंगे तो
तो वो उसमें जैसा ऊपर नीचे या यूनिफॉर्म वाला चीज़ हमको नहीं मिल पाएगा। आई बात समझ में? मतलब इसके नीचे की जो सॉइल प्रॉपर्टीज़ है वो भी हमको अच्छे से क्या कर लेनी चाहिए, एग्जामाइन करनी लेनी चाहिए, परीक्षण कर लेनी चाहिए कि पूरी मिट्टी हमारी एक सार या एक जान रहे। ये पॉइंट का ध्यान हमेशा हमको रखना है जब हम कंबाइंड फूटिंग बनाएंगे। आई इतनी बात समझ में? यस मैम। एरिया covered by combined footing should be equal to or greater than the obtained by the dividing combine the total area and the column by the safe bearing capacity of the soil। क्या बोल रहे हैं? एरिया जो हम कवर्ड करेंगे, मतलब कौन सा एरिया हमने कवर्ड करा, अगर उदाहरण के लिए देखा जाए तो ये इस फुटिंग का इसका पर्टिकुलर अलग एरिया और इसका अलग एरिया, तो हम जो भी एरिया कवर्ड करेंगे, सपोज इतना एरिया हमने कवर्ड कर लिया, अब तुम सोचोगे कि भैया इधर का एरिया कवर कर लिया, चलो ठीक है यहाँ से थोड़ा मैं कम कर लूँ, ये वाला हटा लूँ, इधर से ये वाला हटा लूँ, ये वाला एक्स्ट्रा दे ही तो रहा हूँ, कंबाइंड फुटिंग कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमको एरिया प्रोवाइड करना है वो प्रॉपर और सूटेबल होना चाहिए हमारे किसके हिसाब में, कि जो सॉइल की हमारी सहने की क्षमता है उसको रेजिस्ट करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं करना है कि हमने ए कॉलम और बी कॉलम के बीच में इधर से ज़्यादा उसका वो नहीं, प्रोजेक्शन नहीं लिया, मतलब ऐसा कर दो तुम कि ये बीच का हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, एक फ्लोर पूरा कंबाइन का बना रहे हैं, तो हमारे जो ये प्रोजेक्शन है वो कम नहीं लेने, क्योंकि फिर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि ये जब धसा होगा ना तो पूरी की पूरी एक साथ धसेगी, मतलब दोनों कॉलम धस जाएंगे इस स्थिति में। चलो ए और बी जब अलग अलग बनाते थे तो हम क्या करते थे, हमारा ए धस जाता था तो बी तो अपनी जगह पे बना रहता था, है ना। तो अगर ऐसी स्थिति में आपने एरिया में कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया या छोटे एरिया की आपने फुटिंग बना दी तो क्या होगा कि धसाव जो होगा वो यूनिफॉर्मली होगा। जब धसेगी फुटिंग तो दोनों कॉलम को लेके धसेगी, तो इसलिए हमको इसका जो एरिया देना है किसके हिसाब में दे रहा है, हमारी जो नीचे की सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी है, जितनी इसकी सहने की क्षमता है उस हिसाब से इसका एरिया बढ़ा करके देना है। आई बात समझ में? फिर बोल रहा है द शेप ऑफ द कंबाइंड फुटिंग शुड बी चूजन दैट CG ऑफ द कॉलम लोड इज coincide विद द CG ऑफ द सॉइल रिएक्शन। मतलब जो हमको इसका शेप देना है, मतलब रेक्टेंगुलर या ट्रेपेजोइडल, तो ये ऐसा देना है कि हमारा जो CG है सॉइल का और फुटिंग का, CG मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरा कॉन्साइड होना चाहिए। मतलब हमारा अगर सेंटर देखें तो हमारे मिट्टी के ऊपर का भी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी कॉन्साइड होना चाहिए, ए कॉलम का और बी कॉलम का, मतलब बैलेंसिंग कंडीशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं अगर हमारी फुटिंग का अलग हो गया CG और मिट्टी के ऊपर जो लोड लग रहा है उसका CG अलग अलग जाएगा तो धसाव की स्थितियाँ बन सकती है। आई इतनी बात समझ में? हाँ मैम।